नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप तक के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं पवन कुमार। शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़ी बेशर्मी वाली राजनीति के ऊपर। मोदी सरकार ने आज से 45 साल पहले 1975 में मोदी सरकार जब नहीं थी तो चीन की सेना ने असम राइफल्स के ऊपर हमला बोला था और उसमें 4 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन आज 45 साल बाद LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हमारे 20 जवान शहीद हो गए, 135 जख्मी हो गए और कई जख्मी हो गए और कुछ लापता भी हैं, ऐसा डाटा कहती है हमारे भारतीय सैनिक की। लेकिन आज ये नौबत है कि इतनी सारी विदेश यात्राएं करने के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी की जो विदेश यात्राएं हैं वो बिल्कुल भी फेल नजर आती होंगी। आपको पता भी नहीं होगा, अगर प्रधानमंत्री मोदी के सपोर्ट करते होंगे तो आपको इस पता नहीं होगा कि 106 यात्राएं की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में 2014 के बाद से, जिसमें से केवल 8 यात्राएं जो है वो केवल चीन के पास की हैं। लेकिन इतनी यात्राएं करने के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहा है? अब आप ये कहेंगे कि चीन के अगर भारत के सैनिक अगर मारे गए हैं तो चीन के भी सैनिक मारे गए हैं। तो अरे मैं पूछता हूं कि आप चीन सैनिक मारने के लिए केवल मीटिंग करते हैं या फिर आपसी संबंध बनाने के लिए मीटिंग करते हैं? इसमें से जितनी भी मीटिंग हुई है वो केवल सीमा विवाद को लेकर हुई है, डिस्प्यूटेड जितने भी हैं अक्साई चीन को लेकर के हुई है, लेकिन ऐसा इसका कुल भी फल नहीं निकला। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितना ज्यादा पैसा खर्च हुआ है और ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री जिन्होंने जितनी यात्राएं की हैं उतनी यात्राएं किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की है। आपको मैं डाटा बता देता हूं। 1975 में सबसे पहले हमारे असम राइफल्स के जवान शहीद होते हैं। इसके बाद ये 45 सालों बाद ये हरकतें देखने को मिल रही है। इसके साथ ही नेपाल की भी हरकतें सामने आ रही हैं। इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन में प्रधानमंत्री की कैबिनेट के जितने भी राजनाथ हैं, अमित शाह हैं, इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारे देश की जीडीपी 2014 तक, जो 2024 तक हमारे भारत केंद्र सरकार का यह लक्ष्य है कि $5 ट्रिलियन इसको रखना है। लेकिन इसके बावजूद आप वर्चुअल रैली के नाम पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों में जनादेश फैला रहे हैं, जबकि चुनावी मुद्दा अभी नहीं होने के बावजूद भी आप बेवजह की पैसा खर्च कर रहे हैं। जबकि ये पैसा हमारे लॉकडाउन में जितने भी मजबूर भाई हैं, जितने भी बेरोजगार हुए हैं, स्थिति खराब हुई है, शिक्षा के ऊपर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। सीमा पर जवान मर रहे हैं और देश में लोग मर रहे हैं, ये हालत हो गई है। आप अभी अगर करंट में आप देखेंगे कोरोना वायरस की महामारी के लिए केंद्र सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए बजट निकाला था रोजगारों के लिए, नहीं जो बेरोजगार हैं, गरीब तबके के लोग, उनके लिए निकाला था। लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? आपने देखा होगा मीडिया समाचार पत्र में तमाम गरीब जनता रोड पर जा रही थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार गरीबों तक पहुंच बिल्कुल भी नहीं बना पाई और इसका यह नतीजा निकला कि गरीब तबके का मजदूर जो है वो रोड पर चलने के लिए मजबूर हो गया। और ये है मोदी सरकार की नीतियों का ही ये परिणाम है। और विदेश नीतियों की बात करें तो ये आज परिणाम हो रहा है कि चीन के साथ हमारे फिर से विवाद हो रहे हैं। अब आप ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि चीन के 40 सेना मारे गए हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा कि कर्नल संतोष, हवलदार पलानी और सिपाही जिसके घर में जाकर देखिए कि क्या हो रहा है आजकल। सीमा पर जवान मर रहे हैं और देश में लोग मर रहे हैं। आज अभी वक्त में देखेंगे, अभी कोरोना वायरस के अभी अपडेट में जाकर देखेंगे तो हमारा भारत देश इतना सख्त होने के बावजूद भी, सख्त लॉकडाउन होने के बावजूद भी हमारा भारत देश का आंकड़ा कोरोना वायरस में 4थे स्थान पर पहुंच गया है। ये बड़े शर्म की बात है। और चुनावी प्रसार कर रहे हैं इस वक्त में जहां हमारे देश में कोरोना वायरस के तहत से लोग मर रहे हैं, अभी भी भूखमरी से मर रहे हैं, आर्थिक स्थिति तंग है। हमारे भारत देश की जीडीपी अभी देखेंगे तो 2.719 है। और अनेक जो आप मूडीज की रिपोर्ट ले लें, फिच की, SBI, UN, RBI और वर्ल्ड बैंक और नोमुरा की रिपोर्ट ले लें तो सभी ने कहा कि ऑन एन एवरेज 5% हमारी जो है वृद्धि ग्रोथ हो रही है, जबकि ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था। आपको बता दें कि मोदी जी ने देश की जनता को लूटा है, लुटवाया है और लूट भी रहे हैं। लेकिन कुछ अंधभक्तों को यह बात समझ में नहीं आ रही है। आपको पता भी है गुजरात के मोटेरा में जो मूर्ति बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उससे पैसा किसको जाता है? आपको बता दूं कि 3,000 करोड़ रुपए उस पैसे में लगे थे। लेकिन आज के दौर में अगर 3 उसमें एम्स खुल सकते हैं, हमारे लॉकडाउन में एम्स की जरूरत थी, न कि किसी मूर्ति और मंदिर की जरूरत थी। कुल विदेशी मंत्र अभी तक 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 106 विदेशी यात्राएं की हैं। आपको ये बिल्कुल भी बात पता नहीं होगी, लेकिन इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। 2014 में आपकी स्क्रीन पर है, 2014 में इन्होंने विदेशी यात्रा की थी, 13 विदेशी यात्राएं की थी, जिसमें 317.19 करोड़ रुपए खर्चे हुए थे। 2015 में 24 यात्राएं की थी, जिसमें 342.32 करोड़ रुपए खर्च हुए थे भारत के। 2016 में इन्होंने 18 यात्राएं की थी, जिसमें 455.05 करोड़ रुपए खत्म हुए थे। 2017 में इन्होंने 19 यात्राएं की थी, जिसमें 441.05 करोड़ रुपए खर्च हुए थे।
2018 की बात कर लें तो 19 यात्राएं की थी, जिसमें 441.05 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और इसके साथ ही 2019 में लास्ट में 13 जो विदेशी यात्राएं की थी, जिसमें 475, कुल मिलाकर मैं बता दूं कि 2112.32 करोड़ रुपए हो रहे हैं। जबकि इसमें 2 एम्स खुल सकते हैं। मैं पूछता हूं कि इतनी विदेशी यात्राएं करने के बाद भी अगर कुछ सही होता तो मैं भी मोदी सरकार की आलोचना बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन आज ये ऐसा वक्त है कि हमारे सीमा पर, भारतीय सीमा पर उस चीनी सेना से फिर से टकरा रहे हैं 45 सालों बाद, जिसमें हमारे 4 सैनिक पहले भी मारे जा चुके थे। और आज ये हालत है कि चीनी सेना पर और भारतीय सेना पर हमारे जवान मारे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज के इतिहास में किसी कांग्रेस नेता को अभी आप देख लेंगे तो इतनी विदेश यात्राएं किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की होगी। आप मनमोहन सिंह की, मैं आपको एक डाटा बताता हूं, 9 सालों में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने 642 करोड़ रुपए खर्चा किए थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 सालों में विदेश यात्राएं की थी। 4 सालों में जो विदेश यात्राएं की है वो 100 से ज्यादा विदेश यात्राएं की है, और जिसमें इन्होंने 1484 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं। इसमें से 2 एम्स बन सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां यहां पर बिल्कुल भी फेल होती नजर आ रही है। आपको मैं बता दूं कि इन 106 यात्राओं में कुल मोदी सरकार ने चीन में केवल 8 यात्राएं की है। और ये 8 यात्राओं में आपको बड़ी ताजुब होगी कि इन 8 यात्राओं में हमारे जो चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो बॉर्डर डिस्प्यूटेड है, उस पर ज्यादातर बातें हुई हैं, लेकिन इस पर कोई भी सुलह नहीं निकल पाई है। इन 8 की 8 यात्राओं को मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, पहली जो यात्रा हुई थी 15 जुलाई, जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी विपक्षी को हटा करके, 15 जुलाई 2014 को आपकी स्क्रीन पर पहली मुलाकात ब्राजील में हुई थी। इसमें सीमा विवाद हल करने पर सहमति बनी थी। मोदी ने इस मौके पर कहा था कि दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल दुनिया के सामने नजर बनेगा। इस दौर चीन संबंधों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया था। ये पहली मुलाकात थी 2014 में, जब मोदी सरकार सत्ते में आई थी। दूसरी जो मुलाकात हुई थी वो भी चीनी सेना डिस्प्यूटेड को ही लेकर हुई थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं नजर आया। आपके स्क्रीन पर दूसरी मुलाकात कब हुई थी? 18 सितंबर 2014 को गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग मिले थे, और इस दौरान 12 समझौते हुए थे। भारत ने चीन सैनिकों के भारतीय सीमा में घुसपैठ का मामला उठाया और इससे रोकने की मांग की थी। तो शी जिनपिंग ने दोस्ती और व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया था। जब हमारे भारतीय सेना में कोई भी चीनी सेना अगर घुसती है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी की जो कैबिनेट है वो व्यापार पर ज्यादा जोर देती है। एक तरफ कहती है कि आत्मनिर्भर बनो और दूसरी तरफ कहती है कि चाइना के प्रोडक्ट्स को छोड़ दो। आप बताइए कि किधर जा सकता है व्यक्ति? आत्मनिर्भर तो इसमें बन नहीं सकता। एक तरफ आप मूर्तियां बनाकर लोगों के पैसे जेब से लेकर के आप मूर्तियां बनाते हैं, और एक तरफ भारत की जीडीपी 2024 तक $5 ट्रिलियन की बात करते हैं। कैसे मुमकिन है? यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। एक तरफ लॉकडाउन में जहां गरीब तबके के मजदूर परिवारों को भूखमरी और शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता तंग है, उसके बारे में सोचना चाहिए, तो आप चुनावी मुद्दों को लेकर के वर्चुअल रैली के नाम पर सोचते हैं। बड़ी बेशर्मी की बात है इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मैं बिल्कुल भी आलोचना करता हूं, बहुत आलोचना करता हूं। तीसरी मुलाकात आप देखिए इस आपके स्क्रीन पर कि तीसरी मुलाकात 15 मई 2015 को चीन में दोनों नेताओं की मुलाकात में इस पर भी सीमा विवाद पर सुलझाने और व्यापारिक हित मजबूत करने पर जोर दिया गया था, और इसमें भी करोड़ों रुपए खर्चा हुए थे। इसके बावजूद भी आज ये स्थिति है कि चीन जैसी सेना हमारे सीमा के अंदर घुसने के बाद इतनी हरकत कर रही है और हमारे भारतीय सेना मारे जा रहे हैं। 5वीं मुलाकात आप देख सकते हैं। चौथी मुलाकात देखिए 4 दिसंबर 2016 को हुई थी हांगझाओ में पीएम नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात। भारत ने पीओके से संचालित आतंकवाद का मुद्दा उठाया था और सामाजिक हितों के लिए संवेदनशील होने की जरूरत बताई थी। शी जिनपिंग ने विवादित मुद्दों को रचनात्मक बातचीतों से हल करने पर जोर दिया था। ये चौथी मुलाकात भी बॉर्डर डिस्प्यूटेड को लेकर के है, लेकिन इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला और आज ये स्थिति आपकी आंखों के सामने है। 5वीं जो मुलाकात हुई थी 9 जून 2017 में हुई थी, इसमें भी सीमा विवाद पर लेकर बात हुई थी। और 6वीं जो हुई थी ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, इसमें भी सीमा विवाद को लेकर बात हुई थी। और 7वीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वुहान में पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन किया था। इसके बाद इस पर भी बॉर्डर डिस्प्यूटेड को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। इतनी विदेश यात्राएं करने के बाद, इतना सारा पैसा खर्चा करने के बाद अगर फिर भी भारतीय सीमा अगर सुरक्षित नहीं है, भारत की जनता जवान जो सुरक्षित नहीं है, तो मुझे लगता है मोदी सरकार की आलोचना करने में कोई भी कमी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है मोदी सरकार की आलोचना करने में।
मोदी सरकार की जो हैसियत है और जितनी आर्थिक स्थिति तंग है वो लॉकडाउन में पूरी तरह से दिख चुकी है कि मोदी सरकार की अगर सरकार है तो लॉकडाउन मजदूर में गरीब मजदूर तबके रोड पर उतरने के लिए बिल्कुल भी मजदूर हो सकता है, ऐसी मजबूरी आ सकती है। इतनी विदेश यात्राएं, आपको मैं 8वीं विदेश यात्रा बताता हूं जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार चीन के प्रमुख से द्विपक्षीय वार्ता की, किर्गिस्तान में की गई थी और मोदी की चीन को राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी की गई थी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में भी शी जिनपिंग आए थे मल्लमपुरम तमिलनाडु में और ये आपको याद होगा था बहुत भव्य स्वागत किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो डिस्प्यूटेड कर रहे हैं, विवाद आज भी बना हुआ है। ये बड़े शर्म की बात है कि आप इतनी सारी यात्राएं करने के बाद भी आखिर चीनी सीमा विवाद आखिर कैसे हो रही है। आप बातों से सुलझाने की बात करते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। एक तरफ राजनाथ सिंह कहते हैं नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूटेड को लेकर, आपको याद होगा कि नेपाल से भी हमारा डिस्प्यूटेड ऑन होने लगा है। हिस्ट्री में पहली बार कि नेपाल ने भी उत्तराखंड में स्थित काला पानी लिम्पियाधुरा को अपना हिस्सा बताया है, लेकिन इसका विरोध करने पर नेपाल भी अपने संसद में बिल पारित और नए नक्शे को लाने से बिल्कुल भी इनकार कर रहा है कि हम नए नक्शे नहीं ला सकते क्योंकि पहले नक्शे में काला पानी और लिम्पियाधुरा उसमें स्थित है, इसको बिल्कुल भी नहीं बदला जा रहा है। यह है आज स्थिति मोदी सरकार की विदेश नीतियां। लोगों से यह पूछने पर कि मोदी ने क्या किया तो वो ये बस कह के पल्ला झाड़ देते हैं कि मोदी की जो प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है वो पूरे विश्व में ज्यादा है। हमें विश्व से क्या लेना देना है, विश्व से क्या लेना देना है, हमारे तो बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूटर से जवान मारे जा रहे हैं, विदेश नीतियां फेल हो रही हैं, हमें यहां पर बात करना है। लॉकडाउन में 1,70,000 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने गरीब तबके के लोग पैकेज के रूप में दिया था। इसका क्या फायदा निकला, मैं आपसे पूछता हूं। गरीब रोड पर उतरकर पैदल जा रहे थे अपने गृह राज्य को, लेकिन इसमें सरकार बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रही थी, असमर्थ थी। जब जनता अपने घर पहुंच गई तो केंद्र सरकार ने रेलवे चलाने का ऐलान किया। जब जनता घर पहुंच गई तो केंद्र सरकार ने रेलवे चलाने का ऐलान किया और जब जनता भूख से मर रही थी तो केंद्र सरकार ये कह रही थी कि आप घर में रहो, लॉकडाउन में रहो। आप आखिर बताओ कि कैसे भूख से आखिर कोई लॉकडाउन में गरीब मजदूर तबका घर में कैसे रह सकता है। यह है आज की स्थिति हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, पूरी तरह से घिर चुकी है, पूरी तरह से परास्त हो चुकी है। जो विदेश नीतियां हैं वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आपको मैंने बताया कि 4 सालों में विदेश दौरे में 1484 करोड़ रुपए खर्चे हुए हैं, जिसमें से कई एम्स बन सकते हैं। हालांकि 2019 में इन्होंने 6 एम्स बनाने की मंजूरी भी दी, लेकिन ऐसे वक्त में इससे पहले जहां एम्स बनाने चाहिए थे वहां पे मूर्ति बनाई जाती है, राम मंदिर बनाया जाता है और चुनावी प्रचार किया जाता है, वर्चुअल रैली की जाती है, लाइट्स लगाई जाती है, 72,000 करोड़ की लाइट्स लगाई जाती है। यह हमारे देश की मोदी नीति है। आज अच्छा से अच्छा पढ़ा हुआ लड़का रोड पर उतर करके नरेगा में काम करने के लिए मजबूर है, तो यह है परिणाम केवल मोदी नीति की। इनकी मोदी नीतियों के अनुसार ही हमारे देश का युवा आज भी बेरोजगार घूम रहा है। मिलेंगे अगली हाईलाइट न्यूज के, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के मुद्दे आपके सामने मैं लाते रहूंगा हमेशा के लिए। मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।